रामानुज पीठ, ये दो पीठे हैं। दोस्तों आप एक काम कर सकते हैं, गलता के अंदर जो तलहटी है उसमें एक मंदिर बना हुआ है, सीताराम जी का मंदिर। यहां लिख देता हूं, सीताराम जी का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर। दोस्तों यही मंदिर है जो तलहटी है आपके गलता जी के कुंड के बिल्कुल सामने, वहां पर सीताराम जी का मंदिर बना हुआ है। यह मंदिर रामानुज संप्रदाय की प्रमुख पीठ है और यहाँ पर एक महान हस्ती रहा करते थे जिनका नाम मिलता है कृष्णदास परिहारी, और उन्होंने ही गलता में रामानुज संप्रदाय की पीठ की स्थापना की। दोस्तों कृष्णदास परिहारी जो है, इनके गुरु का नाम मिलता है अनंतानंद। ये गुरु थे। ये कौन थे? गुरु थे। और कृष्णदास परिहारी के दो शिष्य मिलते हैं। दोस्तों दो शिष्य, जिसमें एक का नाम मिलता है अगरदास जी, दूसरे का नाम मिलता है किलेदास जी। दोस्तों आपसे कोई पूछे कि अगरदास जी के शिष्य कौन है, एक का नाम है अग्रदास जी, दूसरे का नाम है किलेदास। आपको याद होगा पीठ की स्थापना, रामानुज पीठ की स्थापना कृष्णदास परिहारी ने की। कृष्णदास परिहारी के निधन के बाद गलता पीठ के प्रमुख कौन बने? किलेदास। जबकि अगरदास जी को कहां भेज दिया गया? रेवासा सीकर, जो कि रामानुज संप्रदाय की दूसरी पीठ मानी जाती है, रसिक पीठ जिसको हम बोलते हैं। तो रेवासा सीकर पीठ के प्रधान किसको बनाया गया? अगरदास जी को। और कृष्णदास के मरने के बाद किलेदास किसके बने? गलता पीठ के प्रमुख बने। तो और रामानंद का चेला कौन था? अनंतानंद। अनंतानंद का चेला कौन है? कृष्णदास। तो याद रखें, रामानंद का चेला कौन? अनंतादास। अनंतादास का चेला कौन? कृष्णदास। वैसे देखा जाए तो हम जानते हैं भगवान विष्णु का ही राम अवतार है। तो एक प्रकार से रामानंद के शिष्य रामानंदी संप्रदाय के हुए और रामानुज हुए जो वैष्णव संप्रदाय के महान हस्ती, उनके चेले रामानुज संप्रदाय के हुए। तो याद रखें रामानंदी पीठ भी है। आपको याद होगा रामानंदी पीठ का राम मंदिर भी बना हुआ है। कभी मौका मिले तो सूर्य मंदिर, राम मंदिर और रघुनाथगढ़ किला तीनों पहाड़ी के ऊपर है, आप देख सकते हैं। तलहटी में रामानुज पीठ है, पहाड़ी के ऊपर रामानंदी पीठ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करौली के किस महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया? करौली के महाराजा को मुगल शासक अकबर ने देव बहादुर की उपाधि दी। महाराजा तुरसन पाल गलत हो गया, महाराजा चंद्रसेन गलत हो गया, महाराजा गोपाल दास सही है, जुहार सिंह गलत है। दोस्तों कहते हैं कि अकबर के समय करौली के राजा हुआ करते थे जिनका नाम मिलता है गोपाल दास। गोपाल दास के बारे में यह कहा गया है कि अकबर के हमेशा साथ देते थे गोपाल दास। अकबर के बारे में ये कहते हैं कि आगरा के किले में जीर्णोद्वार कराया था, बहुत सारे महल बनवाए थे अकबर ने। तो ऐसे तो आगरा का किला शाहजहां का है, लेकिन आगरा के किले में कुछ और भवन बनवाए। उन भवनों की नींव जो रखी गई वो इसके हाथ से रखवाई थी, गोपाल दास के हाथों से। और कहते हैं कि करौली के पास बहादुरपुर नाम का एक दुर्ग भी बनवाया था गोपाल दास ने। करौली के पास बहादुरपुर का दुर्ग भी बनवाया। दोस्तों आप करौली के राजमहल जो है ना, उनमें जाकर देखेंगे वहां पर एक गोपाल जी का मंदिर बना हुआ है। वो गोपाल जी का मंदिर भी गोपाल दास ने बनवाया। गोपाल जी का मंदिर, गोपाल जी का मंदिर भी किन्होंने बनवाया? गोपाल दास ने। और इनको देव बहादुर की उपाधि दी थी। किसने? आपके अकबर ने। अंग्रेजों ने किसे जीसीआई की उपाधि दी? दोस्तों अंग्रेजों ने ग्रेट कमांडर ऑफ इंडिया की उपाधि करौली के किस राजा को दी? उसका नाम है मदन पाल। मदन पाल को अंग्रेजों ने जीसीआई की उपाधि दी थी, यह भी आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष का पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है? नोह से, गणेश्वर से, कालीबंगा से, बागोर से? उत्तर नंबर 1 नौ भरतपुर होगा। दोस्तों नौ भरतपुर से खड़े यक्ष की 9 फीट की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है। पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई है।
से प्राप्त हुई है? नौ भरतपुर से, गणेश्वर से। पत्थर के मकान, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। गणेश्वर में कभी भी ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ। पत्थर का ही बांध कांतली नदी पर, और पत्थर के ही निर्मित है क्या बाकी के सारे भवन। तो यह गणेश्वर सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता, हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा, दो प्रकार की लेकिन 5 स्तरों में खुदाई। भागोर, माइक्रोलिथ, सूक्ष्म पाषाण उपकरण भागोर में। तो इस प्रकार से उत्तर नंबर 1 नौ भरतपुर इज राइट ऑप्शन। ठीक है। और नौ भरतपुर नामक जो है भरतपुर में, इसका उत्खनन रतन चंद्र अग्रवाल ने किया। आरसी अग्रवाल ने इसका उत्खनन का काम किया। ये भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? महमूद, नारायण सिंह, मदन सिंह और जमाल शाह। उत्तर नंबर 4 जमाल शाह होगा। 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कांतिलाल चौथानी, दोस्तों कांतिलाल चौथानी और जमाल शाह ने मिलकर के की। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? जमाल शाह इसके अध्यक्ष बनाए गए। यह है किशनगढ़ प्रजामंडल। उत्तर नंबर 4 जमाल शाह इज राइट ऑप्शन। किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए जमाल सिंह के बारे में। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। एक और खतरनाक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप गुरु ज्ञान पब्लिकेशन पर हद से ज्यादा विश्वास व्यक्त करने लग जाओगे। मैंने 2 दिन पहले ही राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के राजपूताने के राजाओं के बारे में बताया था। वो सेम का सेम क्वेश्चन आपके छप के आया है, पढ़ लो। ये लो भाई, नंबर 1 क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान के एकीकरण के समय रियासतों द्वारा संघ या राज्य के निर्माण के लिए प्रयास किए गए, इसके संदर्भ में असत्य कथन को चुनना है। नंबर 1, बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह ने लुहारू को विलय करने का इच्छुक था। बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह थे एकीकरण के समय, आजादी के समय। तो इन्होंने बोला कि जो लुहारू है हरियाणा वाला, उसका विलय बीकानेर में होना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाया। उन्होंने बोला जरूर था, बोला इसको बीकानेर के अंदर शामिल किया जाए। कोटा के महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ के निर्माण के प्रयास किए। इन्होंने बोला कि हाड़ौती यानी कोटा, बूंदी, झालावाड़ के राज्यों को मिलाकर के हाड़ौती संघ बनाया जाए। किसने कहा? कोटा के महाराव भीम सिंह ने। बिल्कुल सही है, ये भी सही है। डूंगरपुर के महारावल लक्ष्मण सिंह ने वागड़ क्षेत्र के रियासतों को मिलाकर के वागड़ संघ बनाने के लिए कहा था, प्रस्ताव दिया था। दोस्तों ये भी सही है। 4 नंबर देखो, जयपुर शासक ने संघ बनाने का कोई प्रयास नहीं किया, ये बात गलत है। मैंने आपको बताया था कि जयपुर के उस समय दीवान हुआ करते थे सर वीटी कृष्णामाचारी। कौन हुआ करते थे? वीटी कृष्णामाचारी। और उस समय मानसिंह द्वितीय राजा हुआ करते थे। मानसिंह ने इनको बोला कि अपन राजस्थान के राजपूताने के तमाम राजाओं का एक सम्मेलन बुलाओ, और सम्मेलन बुला करके एक राजपूत संघ बनाएंगे। दोस्तों ये देखो, संघ बनाने की बात इन्होंने बोले कि प्रयास ही नहीं किया, जबकि प्रयास हुआ था। वीटी कृष्णामाचारी ने एक सम्मेलन भी बुलाया, और उस सम्मेलन में कोर्ट कहां बनेगा और बाकी चीजें जैसे पुलिस के बारे में, शिक्षा के बारे में तमाम बातें हुई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। बाकी राजपूताना संघ बनाने की बात हुई थी। इसका मतलब ये गलत होगा, असत्य पूछा गया है। उत्तर नंबर 4 होगा, 4 नंबर ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलता हूं एक और, जबकि मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह ने राजस्थानी संघ बनाने का, यूनियन बनाने का प्रस्ताव 25-26 जून 1946 को उदयपुर में सम्मेलन, मालवा के, गुजरात के और राजपूताने के राजाओं का सम्मेलन बुलाया, आपको याद होगा, जिसमें अपना संवैधानिक सलाहकार के मुंशी को बनाया। याद आ गया? अगला क्वेश्चन,
वह शासक जिसने देशनोक स्थित करणी माता मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित कराए। दोस्तों, एक खतरनाक बात जो शायद ही आज तक आपको पता होगी, करणी माता का मंदिर बीकानेर के देशनोक में है। देशनोक में दोस्तों इसे कहते हैं कि चूहे वाली माता, चूहे को काबा भी को कहते हैं, है ना। टेम्पल ऑफ रेड नाम है आपका करणी माता का मंदिर। इसे नारी माता का मंदिर भी कहते हैं। दोनों नवरात्रों में भव्य मेला भरता है। ये देशनोक में भरता है। चारण जाति की कुल देवी, बीकानेर के राजाओं की कुल देवी भी मान लेते हैं। दोस्तों, सोने के दरवाजे किसने निर्मित किए? बीकानेर महाराजा स्वरूप सिंह, जोधपुर महाराजा मालदेव, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह, जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह। उत्तर नंबर 3 अलवर महाराजा बख्तावर सिंह होगा। बख्तावर सिंह के बारे में ये कहते हैं, ये बहुत खतरनाक आदमी थे, बहुत ईमानदार सजग इंसान। इन्होंने करणी माता का एक जगह तो मंदिर बनवाया, जो बाला किला है ना आपका अलवर, उसके आसपास की कोई एक चट्टान है, उसकी तलहटी में एक मंदिर बना हुआ है करणी माता का। वो मंदिर बख्तावर सिंह ने बनवाया, करणी माता का मंदिर। दूसरा, देशनोक में करणी माता के मंदिर में सोने के गेट, सोने के दरवाजे निर्मित कराए, जबकि करणी माता के मंदिर में चांदी का गेट किसने भेंट किया? बीकानेर महाराजा गंगा सिंह ने। यह भी आप याद रखें, चांदी के दरवाजे गंगा सिंह, सोने के दरवाजे बख्तावर सिंह, रट लेना। राजस्थानी चित्रकला की सिरोही शैली निम्न में से किस शाखा से है? मेवाड़ से, हाड़ौती, मारवाड़, ढूंढा। उत्तर नंबर 3 होगा मारवाड़। मारवाड़ चित्रकला शैली के बारे में हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। इस मारवाड़ शैली का ये उपशैली है सिरोही। चाहे आपकी जोधपुर के बाद में, भाई मारवाड़ शैली की जोधपुर हो गई एक, नंबर 2 हो गई सिरोही, नंबर 3 हो जाएगी किशनगढ़, नंबर 4 हो जाएगी नागौर, नंबर 5 हो जाएगी आपकी अजमेर, नंबर 6 बीकानेर, 7 नंबर जैसलमेर। उसके बाद में कुछ ठिकानों की, जैसे बिनाई ठिकाने की उपशैली, गानेराव की, गानेराव शैली जो की उपशैली है, जूनिया उपशैली, ये ठिकाने हुआ करते थे। बिनाई, गानेराव, जूनिया, यहाँ की उपशैलियां, ये भी मारवाड़ की उपशैलियां हैं। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 मारवाड़ होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? मई 1942 में मारवाड़ लोक परिषद का दोस्तों आंदोलन था। इसका उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, जागीरदारी आंदोलन और नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन। उत्तर नंबर 1 उत्तरदायी शासन आंदोलन होगा। हम जानते हैं कि मारवाड़ लोक परिषद जो है, इसकी स्थापना दोस्तों 1929 में हुई। जोधपुर के अंदर 1929 में इसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना जय नारायण व्यास ने की। दोस्तों किसने की थी? जय नारायण व्यास ने की थी। एक तकड़ी बात बताता हूं, इस परिषद का प्रथम अध्यक्ष अधिवेशन, यदि कोई आपसे पूछे इसका प्रथम अधिवेशन कहां हुआ, आप याद करना, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। इसका प्रथम अधिवेशन अजमेर में संपन्न हुआ। इसका प्रथम मारवाड़ लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? वैसे देखा जाए तो इस सम्मेलन के बारे में चांदकरण शारदा, एक तकड़ा क्वेश्चन जो बहुत पहले आ भी चुका है। चांदकरण शारदा, दोस्तों चांदकरण शारदा इसके अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। वेरी इंपोर्टेंट, चांदकरण शारदा इसके अध्यक्ष थे। और यह अधिवेशन मारवाड़ लोक परिषद का है। या तो देखो, 2 ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास में, अजमेर आए तो अजमेर करो, लेकिन अजमेर और पुष्कर दोनों आ जाए तो क्या करोगे? यदि दोनों आ जाए तो आप पुष्कर करेंगे। याद रखें, पुष्कर के अंदर मारवाड़ लोक परिषद का अधिवेशन हुआ, चांदकरण शारदा इसके अध्यक्ष थे। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और 1942 के अंदर मई में दोस्तों मारवाड़ लोक परिषद ने एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू किया उत्तरदायी सरकार को लेकर के, और इसमें बहुत सारे सत्याग्रही जो हुए उनको सबको गिरफ्तार भी किया गया। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि मारवाड़ लोक परिषद का गठन कब हुआ? 1929 में। इसका प्रथम अधिवेशन कहां हुआ? पुष्कर में। कहां हुआ? पुष्कर में। कब हुआ? 1931 में। 1931 में। अध्यक्षता किसने की? चांदकरण शारदा ने। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है,
अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन भी सकता है। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन आपके सामने। खेरवाड़ा और ऋषभदेव प्रमुख उत्पादक क्षेत्र किसके हैं? जिप्सम के, एस्बेस्टोस के, फेल्सपार के और अब्रक के। दोस्तों खेरवाड़ा भी उदयपुर में है, ऋषभदेव भी उदयपुर में है। ये दोनों के दोनों एस्बेस्टोस के उत्पादक है, यानी यहां पर एस्बेस्टोस मिलता है। ठीक है, एस्बेस्टोस के बारे में ये दोनों के दोनों यानी ऋषभदेव और खेरवाड़ा दोनों उदयपुर में स्थित है, यहां पर एस्बेस्टोस मिलता है। जबकि जिप्सम, दोस्तों जिप्सम राजस्थान में सबसे ज्यादा नागौर में, जिसमें कोट मांगलोद, दधी माता इंपोर्टेंट, बीकानेर का जामसर भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, जामसर सबसे बड़ी जिप्सम की खान है, जबकि सबसे ज्यादा जिप्सम कहां मिलता है? नागौर में। फेल्सपार, फेल्सपार अजमेर में। अब्रक, वैसे अब्रक का उत्पादन राजस्थान में बहुत जगह, मुख्यतः भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है राजस्थान का। सेकंड ए कृषि जलवायु प्रदेश निम्नलिखित में से किसे दर्शाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, अंत्य प्रवाह शुष्क प्रदेश, शुष्क पश्चिमी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान। दोस्तों इसका उत्तर नंबर 2 अंत्य प्रवाह शुष्क मैदान सही होगा। हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर सीएसआईआर के अनुसार 10 कृषि जलवायु प्रदेश है, जिसको हम फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी के नाम से जानते हैं। 3 तो ये हो गए, इसके अलावा सेकंड ए और सेकंड बी हो गया, उसके अलावा थर्ड ए और थर्ड बी हो गया, इसके अलावा फोर्थ ए और फोर्थ बी हो गया, और अंत में बच गया फिफ्थ। तो टोटल कितने हो गए? 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 1 10। देखो भाई फर्स्ट ए है शुष्क पश्चिमी मैदान, शुष्क पश्चिमी मैदान, ये वाला है ये, जिसमें मारवाड़ यानी जोधपुर और मेवाड़ है, सॉरी जोधपुर और आपके बाड़मेर शामिल है। ये हो गया आपका पश्चिमी शुष्क मैदान। नंबर 2 है फर्स्ट बी में उत्तरी पश्चिमी सिंचित मैदान, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ शामिल है। ये हो गया दोस्तों आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, जिसमें बीकानेर, चूरू और जैसलमेर शामिल है। ये 3 तो कंप्लीट हो गए। अब बच गए हमारे पास में सेकंड ए और सेकंड बी, क्योंकि हमारा क्वेश्चन सेकंड बी का है। सेकंड ए शेखावाटी वाला प्रदेश है दोस्तों, इसको बोलते हैं आपके अंतःस्थलीय जलोत्सरण मैदान। सेकंड ए को क्या बोलते हैं? सेकंड ए अंतःस्थलीय जलोत्सरण मैदान, जो कि शेखावाटी क्षेत्र में है, खासतौर से सीकर में, झुंझुनू में, चूरू में पड़ता है। जबकि बच गया हमारे पास में सेकंड बी, ये है लूणी नदी वाला, लूणी नदी बेसिन के क्षेत्र ना, वो वाला है सेकंड बेसिन। तो इसे क्या बोलेंगे? लूणी अंतर्वर्ती मैदान बोलेंगे, अंत्य प्रवाह शुष्क प्रदेश बोला जाएगा। सेकंड बी, जिसमें जालोर, पाली, सिरोही और जोधपुर का कुछ भाग भी शामिल है। लूणी नदी अंतर्वर्ती मैदान या अंत्य प्रवाह शुष्क प्रदेश, ये उत्तर नंबर 2 इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में खुली बिक्री हेतु अधिकृत बायोडीजल का प्रकार क्या है? राजस्थान में बायोडीजल 4 ऑप्शन B100, BF100, R100, RJ100। उत्तर नंबर 1 होगा B100। बात बायोडीजल की चल रही है दोस्तों। बायोडीजल किस किस का बनता है? यदि कोई आपसे पूछे बायोडीजल, नंबर 1 रतनजोत का, नंबर 1 रतनजोत यानी जेट्रोफा का भी बनता है। नंबर 2 करंज का भी बनता है दोस्तों। ये क्वेश्चन रतनजोत का तो बहुत बार आ चुका है। अलसी का भी बनता है, अलसी का और अरंडी का। दोस्तों इन सब से बायोडीजल बनता है, यानी बायोडीजल के सोर्स रतनजोत यानी जेट्रोफा, करंज, अलसी और अरंडी। रतनजोत से बायोडीजल बनाने की रिफाइनरी उदयपुर के कालरावास में स्थित है। दोस्तों हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर बायोडीजल बनाया जा रहा है और बायोडीजल को बेचा भी जाता है।
तो बायोडीजल को यदि मैं बेचना चाहूं, रिटेल में बेचना चाहूं, तो मैं रिटेल की शॉप कहीं पर भी डाल करके इसे बेच सकता हूं, बशर्ते मेरे पास में B100 खुली बिक्री, यानी खुली बिक्री में बेच रहा हूं रिटेल पर, तो मेरे पास जो बायोडीजल का प्रकार होगा वो होगा B100, वही मैं रिटेल पर बेच सकता हूं। इसको मैं रिटेल पर नहीं बेच सकता। उत्तर नंबर 1 होगा B100। अगला क्वेश्चन है, 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में कार्य सहभागिता दर सर्वाधिक है? दोस्तों, कार्य सहभागिता दर सबसे ज्यादा उदयपुर में, जयपुर में, अलवर में और प्रतापगढ़ में। उत्तर नंबर 4 प्रतापगढ़ होगा। हम जानते हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कार्य सहभागिता दर 43.6% है। यदि हम बात करें कि राजस्थान में सबसे ज्यादा कार्य सहभागिता दर कहां की है? प्रतापगढ़ की। और न्यूनतम यदि कोई पूछे तो आप न्यूनतम कहेंगे जयपुर की। दोस्तों, न्यूनतम की कार्य सहभागिता दर न्यूनतम जयपुर की, सर्वाधिक प्रतापगढ़ की है। थोड़े दिन पहले हम बेरोजगारी दर पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने इस क्वेश्चन को बड़े डिटेल में भी लिया था। 43.6% है 2011 के अनुसार कार्य सहभागिता दर। कार्य सहभागिता दर क्या होती है? दोस्तों, 100 लोग रहते हैं, मान लीजिए 100 में से कितने लोग कमा करके लाते हैं, चाहे वो सीमांत श्रमिक हो या वो संपूर्ण श्रमिक हो, है ना? तो सीमांत का मतलब कुछ समय के लिए काम करके गए और पैसे लाए, और पूरी बेरोजगारी वाले मुख्य श्रमिक जो होते हैं वो पूरे समय काम लगे रहते हैं, 8 घंटे। तो वो टोटल जो काम करने वाले व्यक्ति है उनका प्रतिशत निकालना है, और उन पर जो निर्भर है, वो लोग जो घर पे बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, वो निर्भरता वाले लोग हैं। तो ये कार्य सहभागिता दर 43.6 है। ओपेन के BSHW जलवायु प्रदेश। दोस्तों, एक तो बात आपको माननी पड़ेगी, मैं जैसे जैसे बोलता जाता हूं वैसा का वैसा क्वेश्चन आता है। ये भी घमंड की बात नहीं है, ईमानदारी से आपको बताओ, खुद ही बताओ। मैंने क्या बोला? अरावली के ठीक पश्चिम में। कल क्या बोला मैंने? अरे अरावली के ठीक पश्चिम में स्टेपी जलवायु, अरावली के ठीक पश्चिम में स्टेपी जलवायु। बोला था कि नहीं बोला था? BSHW। और ऐसे ही बोला मैंने, ठेठ पश्चिम में BWHW। क्वेश्चन क्या है, चेक कर लो। BSHW। दोस्तों, ये रहा राजस्थान, और ये राजस्थान है, और ये आपकी अरावली है। ओके, ये अरावली है, ये उत्तर, ये पूर्व, और ये दक्षिण, और ये पश्चिम। ये वाला इलाका BWHW, और ये BSHW। ये इलाका CWG, और ये AW। देखो, अरावली के ठीक पीछे, अरावली के ठीक पश्चिम में स्टेपी जलवायु, ये रहा BSHW, जबकि ठेठ पश्चिम में BWHW। क्वेश्चन क्या? BSHW। अरावली के पश्चिम में उत्तर नंबर 1, ये देख लो। दक्षिण में गलत, पूर्व में गलत, हाड़ौती में गलत। एकदम आसान सा क्वेश्चन। उत्तर नंबर 1 अरावली के पश्चिम में। अगला क्वेश्चन, हतिमती, मेसवा एवं माझम निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? माही, कोठारी, लूणी, साबरमती। साबरमती नदी की सहायक नदियां हतिमती, मेसवा और माझम। ये वही साबरमती है जो दोस्तों गुजरात में प्रवेश करेगी। गांधीनगर इसी के किनारे है, गांधीनगर इसके किनारे, अहमदाबाद इसके किनारे, और गांधी जी का गांधी आश्रम भी इसके किनारे। साबरमती नदी का उद्गम कोटड़ी तहसील से होता है। कोटड़ी तहसील की, सॉरी आपकी कोटड़ी नहीं, कोटड़ा, माफी चाहूंगा, कोटड़ा, कोटड़ी नहीं, कोटड़ा। कोटड़ा तहसील की जो अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां से साबरमती का उद्गम होता है। दोस्तों, वाकल नदी भी इसकी सहायक नदी है। वाकल तेई नदी भी इसकी सहायक नदी है। हतिमती भी है, मेसवा भी है। इसे याजम और माझम भी कहते हैं, ये भी आप याद कर सकते हैं। उत्तर नंबर 4 साबरमती इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में सागवान प्रमुखता से मिलता है? दोस्तों, जैसा मैं 2 दिन पहले बोल रहा हूं, अगले दिन वो सेम क्वेश्चन आ रहा है, इससे ज्यादा क्या खुशी होगी। सागवान के वनों की चर्चा, जो मैंने शब्द बोले वो सेम रिपीट कर रहा हूं।
राजस्थान में सागवान के वन, दोस्तों इसे मानसूनी वन बोलते हैं, इसे चौड़ी पत्ती वाले वन बोलते हैं, चौड़ी पत्ती वाले वन बोलते हैं, ठीक है। और ये दक्षिणी राजस्थान में मिलते हैं और कहते हैं कि ना तो ये ज्यादा पाला सहन करते, ना ज्यादा ये गर्मी सहन करते, ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो झुलस जाएंगे। ये है सागवान के वन। दोस्तों सागवान के वनों के बारे में एक बात, ये 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। तो राजस्थान में जितने भी वनों के प्रकार है उनमें सबसे ज्यादा वर्षा सागवान के वन ही प्राप्त करते हैं, 75 से 110 सेंटीमीटर। लेकिन सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पति माउंट आबू में मिलती है जो 150 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करते हैं। माउंट आबू में 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, वहां सदाबहार और अर्ध सदाबहार वनस्पतियां 0.39% के साथ। आपको याद होगा इस क्वेश्चन में क्या करें भाई, ये दोनों गलत हो गए, ये गलत हो गया। उत्तर नंबर 3 बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ और उदयपुर, उत्तर नंबर 3 इज राइट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, थार मरुस्थल में लाठी सीरीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है लाठी सीरीज। नंबर 1 बालू का स्तूपों की अधिकता, गलत हो गया। प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार, सही हो गया। अवसादी चट्टानों से निर्मित क्षेत्र, सही हो गया। भूमिगत जल का अच्छा भंडार, सही हो गया। दोस्तों लाठी सीरीज क्या है? ये मीठे पानी का भंडार, मीठे पानी का भंडार है और ये भूगर्भिक जल पट्टी है। दोस्तों भूगर्भिक जल पट्टी है, जल पट्टी है, ठीक है। यहाँ पर अच्छी मात्रा में सेवन घास होती है और ये वही इलाका है जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में आता है, चाहे वो पोखरण हो चाहे लाठी सीरीज वाला क्षेत्र हो। जैसलमेर की बात हो रही है, ये लाठी सीरीज बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। तो ये देखो बालू का स्तूपों की अधिकता दे रखी है, यही अपने आप में गलत हो गया। और ये वो इलाका है जिसके आसपास जैसलमेर का बेसिन पड़ता है, जहां पर आपको कच्चे तेल के और प्राकृतिक गैस के भंडार भी मिले हैं। अवसादी चट्टाने, दोस्तों प्राकृतिक तेल और गैस के भंडार कौन सी चट्टानों में मिलते हैं? अवसादी चट्टानों में। अवसादी चट्टाने भी दो प्रकार की, एक प्रारंभिक प्रकार की जिनमें तेल वगैरह नहीं मिलते, प्राकृतिक गैस नहीं मिलती, उनमें खनिज मिलते। कौन से? ये वाले धात्विक खनिज, जैसे मुख्यतः अरावली। अरावली अवसादी चट्टानों से मिल बनी है, धारवाड़ क्रम की अवसादी चट्टानों से, जहां जीवाश्म नहीं है, जहां अवसादी मतलब अवसाद नहीं है। जबकि ये है अवसादी चट्टाने, इनका निर्माण उत्पाटन से हुआ है। ऐसा वहां पर मरुस्थल की अभी मरुस्थल है, पहले वहां तेथीस सागर होता था। भूमिगत जल का अच्छा भंडार भी है, अर्थात भूगर्भिक जल पट्टी है। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 होगा। सही नहीं पूछा है, बालू का स्तूप वाली बात ही गलत है और बाकी सारे सही है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर दक्षिणी अरावली में स्थित है? ये कल वाला सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कौन कहता है पुराने क्वेश्चन रिपीट नहीं होते? सेम का सेम क्वेश्चन आ गया, बस कुछ नहीं, इन्होंने 3 ऑप्शन चेंज किए हैं। रघुनाथगढ़ कल नहीं था, आज आ गया 1055 मीटर। भानगढ़ भी कल नहीं था, भानगढ़ भी कल नहीं था, ये उत्तरी अरावली प्रदेश का हिस्सा है। रघुनाथगढ़ हो गया, भानगढ़ हो गया, बालागढ़ हो गया, ये कौन सी के हैं? उत्तरी अरावली, जिसको हम उत्तरी निम्न अरावली बोलते हैं, उत्तरी निम्न अरावली प्रदेश बोलते हैं, निम्न अरावली प्रदेश। इसका हिस्सा है आपका रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ के बारे में तो ये भी है कि ये यहाँ की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। लीलागढ़, जो कि कल हम चर्चा कर रहे थे, लीलागढ़ 874। दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएं भानगढ़ जो कि अलवर में है, भानगढ़ किले की ऊंचाई कौन बताएगा? फटाफट बताओ। और बालागढ़, ये देखो बाला किला, बाला किला है ना, जो कि कुंवारा किला है, उस किले से संबंधित बालागढ़ है, भानगढ़ से संबंधित भानगढ़। आप इन दोनों की ऊंचाई बताइए। तब तक एक चीज बताता हूं मैं, लीलागढ़ 874, ये उदयपुर में स्थित है, ये उदयपुर में स्थित है लीलागढ़, जो कि कल भी आई थी, ये भोराट के पठार में है, ठीक है।
चलो भाई, भानगढ़ 649 सही है क्या? भानगढ़ 649। अब बच गया मेरा बालागढ़, कौन बताएगा? हाँ जी, बालागढ़ के बारे में। बालागढ़ 597 या 697, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। 697 तो नहीं है, क्योंकि भानगढ़ से कम है। उत्तर नंबर 1 597 होना चाहिए। चेक कर लेना भाई, जहां तक है बालागढ़ 597 होना चाहिए। उत्तर नंबर 3 लीलागढ़ सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। TOFIR कार्यक्रम का संबंध किससे है? टी का मतलब ट्री, ओ का मतलब आउटसाइड, फॉरेस्ट इन राजस्थान, यानी हमारे राजस्थान का वो भौतिक प्रदेश, टोटल भौतिक प्रदेश का 9.60% भूभाग पर वनावरण है, फॉरेस्ट है। इस एरिया से बाहर जाकर के पौधारोपण करना है, अर्थात ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट। जो वन है, वनावरण जो है, वन है, उसके बाहर वाले इलाके में, जैसे सामान्य सड़कों पर, नदी नालों के किनारे, है ना, पार्कों में पौधारोपण करना है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान 2023 में अशोक गहलोत की सरकार में शुरू हुआ। शुरू में बोला हम 5 करोड़ पौधारोपण करेंगे, बाद में पता नहीं क्या हुआ, पौधारोपण कुछ तो किया था। अब वर्तमान सरकार ने दोस्तों एक हरियालो राजस्थान अभियान शुरू करने की घोषणा की है। अब 10 जुलाई को जो बजट आया ना, उसमें ये राजस्थान कहती है कि ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट इन राजस्थान स्कीम के तहत हम क्या करेंगे, राजस्थान में हरियालो राजस्थान अभियान शुरू करेंगे। आगामी 5 वर्षों में, आगामी 5 साल में 10 करोड़ पौधे तैयार करेंगे। ठीक है, तो ये कौन कहता है? वर्तमान बीजेपी सरकार। और आज हुई है 5 तारीख, कल है 6 और परसों है 7 तारीख को पौधारोपण महाअभियान शुरू होने जा रहा है। तीज हो ना परसों, 7 को तीज है, तीज, सावन की तीज। हरियाली अमावस्या तो कल गई, हरियाली अमावस्या, सावन की अमावस्या, जबकि सावन की शुक्ल पक्ष की तृतीया आने वाली है, जिसको हम तीज कहते हैं। पिंजारा करेंगी महिलाएं, उस दिन पूरे राजस्थान में सावन की तीज होगी, पौधारोपण महाअभियान। एक और क्वेश्चन। पंचभद्रा, सांवरला, कपराना, खारे पानी की झीलें किसमें पाई जाती है? लूनी बेसिन, घग्गर, माही और आपका शेखावाटी। दोस्तों उत्तर नंबर 1 आसानी से सही है, लूनी बेसिन इज राइट। पंचभद्रा, सांवरला और कपराना। दोस्तों मैंने कपराना नाम पहली बार सुना है, लेकिन मैंने ये पंचभद्रा और सांवरला के आधार पर उत्तर दिया है, इसलिए मैंने लूनी बेसिन बोला है। मैं चाहता हूं आप मुझे कपराना जो है, कपराना नामक खारे पानी की झील राजस्थान के किस जिले में? निश्चित तौर पर यह नागौर में है, लेकिन वर्तमान में यह कौन सी तहसील के अंतर्गत आती है, कोई बताएगा मुझे? यदि आप में से कोई यहाँ का है तो मुझे जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिप्सीफेरस मिट्टी, कल परसों हम फिर से इसकी बार बार चर्चा कर रहे थे। जिप्सीफेरस बीकानेर में, सिरोजियम गंगानगर में, रेवरीना गंगानगर में। क्या है जिप्सीफेरस? भीलवाड़ा, बीकानेर। ये रहा, एकदम आसान सा क्वेश्चन, उत्तर नंबर 2। आइए चलते हैं, आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, ये जो आरपीएससी ने पेपर कराए हैं, इनमें लगभग किसी में 30 तो किसी में 28 क्वेश्चन जीके के हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन करंट के हैं और बाकी कुछ क्वेश्चन इनके सब्जेक्ट स्पेशल के हैं। तो ये जो मैंने अभी तक 3 पेपर करा दिए हैं, इन तीनों पेपर में 10-10, 12-12 क्वेश्चन करंट जीके के आए हैं। आप चिंता ना करें, कल तीनों चारों पेपर का करंट जीके एक साथ करा दूंगा। लगभग 30, 35, 40, 50 जितने क्वेश्चन होंगे करंट के, वो सारे एक साथ लेकर आऊंगा कल। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि इस वीडियो के कमेंट्स को भर देना है, गुरुजी करंट कराना है, जो इन पेपर में करंट आया वो कराना है, ये कमेंट्स आपको करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप कमेंट्स नहीं करेंगे तब तक मेरे आका जागेंगे नहीं, और मेरे आका नहीं जागेंगे तो मैं नहीं जागूंगा। इसलिए आपका फर्ज बनता है
कमेंट्स में लिखने का कि गुरुजी करंट वाले क्वेश्चन इन पेपर में आए वो एक साथ करा दो। ठीक है, तो मैं इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का। इस वीडियो के इस लाइव सेशन के नीचे कमेंट्स करेंगे आप। कपड़े उद्योग की श्री गोपाल इंडस्ट्री जो कि कोटा में है और महालक्ष्मी मिल्स जो कि ब्यावर में है, राजस्थान में किस स्थान से संबंधित है? कपड़े उद्योग की श्री गोपाल इंडस्ट्रीज व महालक्ष्मी मिल्स क्रमशः राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जगह पर स्थित है? भीलवाड़ा जयपुर, भीलवाड़ा कोटा, कोटा ब्यावर, पाली नागौर। उत्तर नंबर 3 होगा। दोस्तों गोपाल इंडस्ट्रीज कोटा में है और महालक्ष्मी हमारे ब्यावर में है। ब्यावर में पहली सूती वस्त्र मिल दोस्तों 1889 में बनी। हाँ जी, कौन बताएगा भाई? वेरी गुड, शाबाश। लगभग 400 बच्चे अभी भी देख रहे हैं, क्या बात है। 1889 के अंदर ब्यावर के अंदर दयाकृष्णा मिल। दोस्तों दयाकृष्णा मिल, हम जानते हैं कि दयाकृष्णा मिल की स्थापना किसने की? दामोदर दास राठी प्लस श्यामजी कृष्ण वर्मा, है ना। दूसरी इसके तुरंत बाद में 1906 में बनती है एडवर्ड मिल, एडवर्ड मिल। और तीसरी 1955 में जिसका नाम है महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। याद रखें ये तीनों का संबंध ब्यावर से है। ब्यावर में दयाकृष्णा 1889, एडवर्ड मिल 1906, महालक्ष्मी 1955। जबकि ब्यावर में और कोटा में गोपाल इंडस्ट्री। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में क्या है भाई? कौन बताएगा? मेवाड़ टेक्सटाइल। दोस्तों भीलवाड़ा में मेवाड़ टेक्सटाइल है। मेवाड़ टेक्सटाइल कहां है? भीलवाड़ा में। जबकि उमेद मिल्स कहां है? पाली में। उमेद मिल्स, उमेद मिल्स कहां है? पाली में। याद रखें, पाली में उमेद मिल्स। और लाडनू में, लाडनू नागौर में और चूरू में वर्स्टेड या वर्टेड मिल। वर्टेड मिल दो जगह, एक लाडनू में, दूसरी आपके चूरू में। याद आ गई? सूती वस्त्र की मिल है। दोस्तों क्वेश्चन है बारडोली के घटेश्वर मंदिर। घटेश्वर मंदिर में शिव के किस स्वरूप को उत्कीर्ण किया गया है? चार ऑप्शन। बाल रूप गलत है, नटराज उत्तर सही है, पाशुपति या पशुपति गलत है, अर्धनारीश्वर भी गलत है। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 होगा नटराज। नटराज की प्रतिमा उत्कीर्ण है, अर्थात शिव के नटराज स्वरूप की यहां पर पूजा हुआ करती थी। दोस्तों यहां से क्या क्या क्वेश्चन अब तक बने हैं और फ्यूचर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, पहले तो वो जानकारी आपके लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको याद रखना है ये बारडोली नामक स्थान रावत भाटा चित्तौड़ के निकट कोटा जिले की सीमा के बारडोली गांव में है। दोस्तों ये बारडोली गांव वर्तमान में कहां पर स्थित है? दोस्तों ये बारडोली कोटा जिले का एक गांव है, रावत भाटा के निकट है। वैसे रावत भाटा चित्तौड़ में है। रावत भाटा कहां है? चित्तौड़ में है। रावत भाटा के जस्ट निकट सीमा किसकी? कोटा की। और ये गांव है कोटा का बारडोली। बारडोली के जितने भी मंदिर है दोस्तों ये गुर्जर प्रतिहार शैली के हैं। पहला क्वेश्चन आपका गजब का, कोई आपसे पूछे बारडोली के मंदिर किस शैली में निर्मित है, आपका उत्तर होगा गुर्जर प्रतिहार शैली में। दोस्तों यहां पर टोटल 9 मंदिर है। कितने मंदिर है? 9 मंदिर है। और इन 9 मंदिरों की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख मंदिर है आपका ये घटेश्वर महादेव मंदिर। इसे घटेश्वर शिवालय भी कहते हैं। दोस्तों ये 9 मंदिर है और इसे घटेश्वर या घटेश्वर शिवालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? घटेश्वर शिवालय भी। और एक तकड़ी बात, हम जानते हैं कि 8वीं सदी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार कालीन राजाओं का शासन हुआ करता था। 8वीं से लेकर के 11वीं शताब्दी तक। तो इसका मतलब ये मंदिर 9 के 9 8वीं सदी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच है। दोस्तों एक बार एक हूण वंश का राजा हुआ था, मिहिर कुल। ये वही मिहिर कुल है जिसने अपने बेराट को उजाड़ दिया था। हूण शासक कहते ना तेरा हूण आ गया क्या, वो मिहिर कुल। सुलेमान जिनके दरबार में आया, मिहिर को सुला दे। मिहिर कुल बड़ा गंदा था, खतरनाक था और विस्तारवादी प्रवृत्ति का था। कहते हैं कि उसने
बारडोली नामक स्थान पर आकर के 10वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण कराया। इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? 10वीं सदी में। किसने कराया? मिहिर कुल ने। दोस्तों किसने? मिहिर कुल, जो कि हूण शासक था। वेरी इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ये किसने बनवाया? मिहिर कुल ने 10वीं शताब्दी में घटेश्वरिया मंदिर या घटेश्वर शिवालय भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों एक तकड़ी बात बताता हूं, वैसे ये गुर्जर प्रतिहार शैली में बने, लेकिन इनमें उड़ीसा शैली, जिसको हम नागर शैली बोलते हैं, थोड़े बहुत इसमें नागर शैली के विशेषता भी देखने को मिलती है। मैं लिख सकता हूं इसमें नागर शैली की विशेषता भी मिलती है, लेकिन ये मुख्यतः कौन सी शैली के है? मुख्यतः ये गुर्जर प्रतिहार शैली का है, लेकिन इसमें नागर शैली के कुछ विशेषताएं भी देखने को मिलती है। दोस्तों इसमें पंचायतन मंदिर तो आप जानते ही होंगे, एक मुख्य मंदिर और 4 किनारों पर 4 मंदिर, ये पंचायतन शैली का मंदिर है। दोस्तों ये कौन सी शैली का है? पंचायतन। तो इसमें याद रख सकते हैं ये पंचायतन शैली में भी निर्मित है। इसमें नागर शैली की विशेषता भी है, लेकिन प्रमुख रूप से ये गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। इस मंदिर के बारे में एक तकड़ी बात क्वेश्चन आ चुका, इस मंदिर को, घटेश्वर महादेव के मंदिर को सबसे पहले किसने खोजा? इसकी खोज किसने की? दोस्तों आप याद रखेंगे कर्नल टोड ने। टोड ने 1821 में दोस्तों इस मंदिर की खोज की थी। वेरी इंपोर्टेंट है, बहुत ही गजब की बात है। यह है कर्नल टोड 1821 में खोज। दोस्तों नटराज, नटराज की प्रतिमा वेरी इंपोर्टेंट है, ये उत्कीर्ण है। कहते हैं कि ये नटराज की प्रतिमा चोरी भी हो गई। यहां पर मुख्यतः जो सभा मंडप है और सभा मंडप के ठीक आगे चल करके जो गर्भगृह होता है, उस गर्भगृह में 3 प्रकार की प्रतिमाएं, शिव के नटराज की प्रतिमा, चामुंडा की प्रतिमा और त्रिपुरांतक, जिसको हम शिव का ही एक रूप बोलते हैं, शिव की प्रतिमा, वो भी है। लेकिन मुख्य प्रतिमा किसकी है? नटराज की। जबकि एक चीज और यहां से क्लियर कर देता हूं, घटेश्वर महादेव मंदिर जो है इसके बारे में कि ये 9वीं शताब्दी के अंदर, दोस्तों 9वीं शताब्दी के अंदर जो बारडोली नामक स्थान है, बारडोली नामक स्थान 9वीं शताब्दी में पाशुपत संप्रदाय का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। यह पाशुपत क्या है? यह शिव से संबंधित एक संप्रदाय है, एक शाखा है, जिसके प्रवर्तक कौन हुआ करते थे? लकुलिश जी, जिसको हम 28वां अवतार भी मानते हैं, कुछ ग्रंथों में 24वां अवतार भी मानते हैं। ब्राह्मणी और चंबल नदी के किनारे पर है ये मंदिर। वेरी इंपोर्टेंट नाम है इसका घटेश्वर महादेव। उत्तर नंबर 2 होगा नटराज। एक तकड़ी चीज और, अर्धनारीश्वर, एक तकड़ी बात और जो आपको याद रखनी चाहिए। दोस्तों यहां से एक बात है, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा, आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि अर्धनारीश्वर की प्रतिमा विजय स्तंभ में मिली है। कहां पर मिली है? विजय स्तंभ में। दोस्तों जैसे ही आप विजय स्तंभ को देखेंगे, विजय स्तंभ जो कि चित्तौड़ में है, ये 9 मंजिला है। कहते हैं इसमें प्रवेश करते ही, सबसे पहले प्रवेश करते ही, दोस्तों कहते हैं प्रवेश करते ही एक प्रतिमा आती है। इसमें जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करते ही सबसे पहले एक प्रतिमा आती है, उस प्रतिमा का नाम नटराज है। लेकिन इसके अंदर एक चीज और बताना चाहता हूं, इसके अंदर 9 मंजिलों में से दूसरी मंजिल, दोस्तों एक है दूसरी मंजिल। इस दूसरी मंजिल पर 2 चीज है, एक है हरिहर की प्रतिमा, हरिहर की प्रतिमा, दूसरी है अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर की प्रतिमा। यह बहुत गजब का क्वेश्चन है दोस्तों। विजय स्तंभ की दूसरी मंजिल पर हरिहर का और अर्धनारीश्वर की 2 प्रतिमाएं हैं। हरि और हर में कौन है? हरि का मतलब विष्णु, हर का मतलब शिव, अर्थात शिव और विष्णु की दोनों की 7 प्रतिमा, आदि शिव की, आदि शिव विष्णु की, हरिहर मंदिर। और अर्धनारीश्वर का मतलब है यहां पर भगवान शिव और पार्वती दोनों का रूप है एक प्रतिमा में। आधा हिस्सा शिव का, आधा पार्वती का, आधा शिव और पार्वती, शिव और पार्वती। यह क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखें। किस मंजिल पर, विजय स्तंभ की किस मंजिल पर हरिहर और अर्धनारीश्वर की प्रतिमाएं हैं?
ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरी मंजिल रट लेना, गजब की बात बता रहा हूं। तो यहां से आपके तीनों चीजें क्लियर हो गई है ना। तो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखो एक और खतरनाक क्वेश्चन। इस बार का क्वेश्चन बहुत ही गजब का है, छंद मयूख के बारे में। इसके लेखक कौन है? नंबर 1 सूजा जी, नंबर 2 गणपति, नंबर 3 सूर्यमल मिश्र, नंबर 4 ईश्वरदास। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 होगा सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्र के बारे में एक तकड़ी बात, ये बूंदी के राजा राम सिंह हाड़ा के दरबारी, राम सिंह हाड़ा इनके दरबारी थे। सूर्यमल मिश्र के बारे में दो तकड़ी बातें, इन्हें वीर रसावतार कहते हैं। दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? वीर रसावतार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से किसे वीर रसावतार कहते हैं? दोस्तों इसे राजस्थानी भूषण या राजस्थान भूषण के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों उपाधियां किसकी है? सूर्यमल मिश्र की। सूर्यमल मिश्र ने अनेक रचनाएं लिखी है। सबसे पहली रचना राम रंजाट, वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार क्वेश्चन आया है। मात्र 10 साल की उम्र में पहली रचना राम रंजाट लिखी। दूसरा वंश भास्कर, ये महाकाव्य है, ये महाकाव्य है, याद रखें। वीर सतसई, दोस्तों वीर सतसई 1857 की क्रांति के समय वीर रस से ओतप्रोत, ये है वीर सतसई, जिसने राजस्थान के लोगों में जो 1857 की क्रांति है उसमें स्वाभिमान जगाने का काम किया, है ना, वीर सतसई। इसके अलावा बलवद विलास, दोस्तों बलवत या बलवद विलास, छंद मयूख, सती रासो, ये तमाम रचनाएं किसकी है? एक रचना धातु रूपावली रह गई है, वो भी लिखो, धातु रूपावली, ये तमाम रचनाएं किसकी है? हमारे सूर्यमल मिश्र की है। सूर्यमल मिश्र के बारे में एक खतरनाक बात, 1990 में 2 रुपए की डाक टिकट जारी हुई थी। दोस्तों 1990 में 2 रुपए की डाक टिकट, रट लेना, 2 रुपए की डाक टिकट सूर्यमल मिश्र पर जारी हुई थी। और एक तकड़ी बात सूर्यमल मिश्र के बारे में जो आप सबको पता होना चाहिए कि वो राम सिंह हाड़ा के दरबारी थे, बूंदी के राजा राम सिंह के दरबारी सूर्यमल मिश्र। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। लेकिन एक खतरनाक और तकड़ी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, सूर्यमल मिश्र की तमाम रचनाएं डिंगल भाषा में लिखी गई है। यदि ऑप्शन में हाड़ोती भी हो और डिंगल हो तो आपको डिंगल करना है। आज तक आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिंगल यदि ऑप्शन में है तो डिंगल ही माना है। यानी वंश भास्कर डिंगल में क्वेश्चन आ चुका, वीर सतसई डिंगल में आ चुका, सती रासो डिंगल में आ चुका। ये डिंगल लिखना है, और डिंगल ऑप्शन में नहीं हो तो हमें क्या लिख देना है? हाड़ोती भाषा लिख देनी है। ओके, चलिए भाई, इस प्रकार से। हाँ, जबकि ईश्वरदास के बारे में कौन नहीं जानता? दोस्तों ईश्वरदास ये भी एक बहुत बड़े कवि हुए। ईश्वरदास की तकड़ी रचना हाला झालारी कुंडलियां, दोस्तों हाला झालारी कुंडलियां, ये कौन नहीं जानता इनकी रचना। और एक हरिरस नामक रचना, वो भी इनकी है। इसको हरि रसी लिखूंगा मैं, हाँ कुछ जगह पर आपको हरि जस भी मिल सकता है, लेकिन इसका उत्तर हरि रस। वैसे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 था। ओके, एक और खतरनाक क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, बहुत ही गजब का क्वेश्चन। कहते हैं 1903 की बात है, 1903 में दिल्ली के अंदर शाही दरबार आयोजित किया गया और इसमें भाग नहीं लेने वाले राजपुताना राज्य का संबंध बताओ। उस राजपुताना के राज्य का नाम बताना है। बीकानेर, मेवाड़, सिरोही और कोटा। उत्तर नंबर 2 मेवाड़। दोस्तों ये 1903 का दिल्ली दरबार है। हम जानते हैं कि बहुत बार ये क्वेश्चन आया है कि दिल्ली दरबार में जाने से केसरी सिंह बारेट के 13 सोरठे, डिंगल भाषा के 13 सोरठे, जिनकी वजह से वो दिल्ली दरबार में नहीं गए, दिल्ली दरबार में जाने से रोक दिया।
मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को। दोस्तों फतेह सिंह वो व्यक्ति है, मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के बाद राजा बनते हैं। फतेह सिंह, दोस्तों मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के समय केसरी सिंह बारेट क्या करते हैं, 13 सोरठे लिखते हैं। दोस्तों 13 सोरठे ये डिंगल भाषा में है। दोस्तों किसमें है, डिंगल में। याद रखें किसने लिखे, केसरी सिंह ने लिखे। अब आपके सामने एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो राजस्थान में किसी किताब में नहीं मिलेगी, कोई गुरुजी ने भी नहीं बताया होगा। आइए चलते हैं, वही बताने जा रहा हूं। दोस्तों एक चीज हम जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों के आने के बाद पहली बार दिल्ली दरबार 1877 में लगा था। 1877 में दिल्ली दरबार लगा और इस दिल्ली दरबार को आयोजित करने का श्रेय उस समय के वायसराय को जाता है जिनका नाम मिलता है लॉर्ड लिट्टन। दोस्तों कौन थे, लॉर्ड लिट्टन। लिट्टन ने ही आयोजित किया और इस 1877 के दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया जो हुई उसको साम्राज्ञी घोषित किया गया। और इस 1877 वाले दिल्ली दरबार में मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह ने हिस्सा लिया। किसने हिस्सा लिया, सज्जन सिंह ने। याद रखें सज्जन सिंह ने हिस्सा लिया। ये तो हो गया 77 वाला। अब मैं लिए चलता हूं 1903 के सम्मेलन में। दोस्तों 1903 कहते हैं 1903 के अंदर दिल्ली में सम्मेलन हुआ, लेकिन उससे ठीक पहले 4 साल पहले एक घटना घटी पूरे देश में। दोस्तों 1899 ईस्वी का समय अर्थात विक्रम संवत 1956 का समय, यानी इस 3 से थोड़ा सा पहले पूरे देश में अकाल पड़ गया। अकाल ऐसा पड़ा कि अन्न जल और तृण तीनों प्रकार की कमी महसूस हुई। हजारों की संख्या में पशु मारे गए, लोग भी भूखे मर गए। ये 1899 का काल पड़ा अकाल। दोस्तों इसे छपनिया अकाल कहते हैं। और हम जानते हैं कि इस समय हमारे वायसराय कौन हुआ करते थे, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने भव्य दरबार का आयोजन किया क्योंकि उस समय एडवर्ड सप्तम सम्राट घोषित हुए और उसको भारत का सम्राट घोषित करने का नंबर आया था। तो वो खुद तो नहीं आए थे, लेकिन अपने भाई ड्यूक ऑफ कनॉट को भेजा था और उसी दरबार में लॉर्ड कर्जन ने रियासतों के जो राजा हुआ करते थे उनको आमंत्रित किया। हमारे जयपुर के राजा को भी आमंत्रित किया, मेवाड़ को, कोटा को, सिरोही, बीकानेर सबको बुलाया। सारे के सारे ट्रेन में बैठ करके दिल्ली पहुंच गए। हमारे भाई साहब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह भी रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। मेवाड़ी पगड़ी पहनी जा रही है, धोती पहनी जा रही है और तैयारियां चल रही है मेवाड़ के आपके सिटी पैलेस में। दोस्तों ये घटना बहुत गजब की है, आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। यहां से एक चीज आप नोट करो। कहते हैं कि झुंझुनू के अंदर एक मलसीसर जगह है। दोस्तों ये मलसीसर और यहाँ का एक दुर्ग है, मलसीसर का दुर्ग। ये वो दुर्ग है, इस दुर्ग में चेतावनी राज चुंगटिया लिखने की रूपरेखा तैयार हुई। यदि कोई आपसे पूछे राजस्थान का वह कौन सा जागीरी किला है जिसमें केसरी सिंह बारेट को, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को रोकने के लिए 13 सोरठे लिखने की रूपरेखा तैयार हुई, उसका नाम है मलसीसर का किला। दोस्तों इसमें मलसीसर के ठाकुर